हाँ, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लास्ट टॉपिक, डेट इज बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है आज ये समझेंगे। वैसे भी मैंने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले ही समझाया था थोड़ा सा कि बैलेंस शीट कैसे बनाना है क्या है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट जो है कोई अकाउंट नहीं है। कुछ बच्चे बैलेंस शीट को एक अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। अकाउंट का मतलब क्या समझाया था मैंने बेटा, जिसकी लेफ्ट साइड होती है डेबिट और राइट साइड होती है क्रेडिट। बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि ना तो उसकी कोई लेफ्ट साइड में डेबिट आता है ना ही राइट साइड में क्रेडिट आता है। पहली बात, सर डेबिट और क्रेडिट क्यों नहीं आता? फॉर्मेट तो आप लेजर की तरह ही बना रहे हो इसमें। बेटा ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट में लिखते हैं लायबिलिटीज और बाद में लिखते हैं एसेट्स। तो आप सबको पता होना चाहिए, और मैंने पहले भी समझा रखा है आप सबको, कि जो लायबिलिटीज होती हैं वो हमेशा क्रेडिट होती हैं और जो एसेट्स होती हैं वो हमेशा डेबिट होती हैं। और अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो इस फॉर्मेट के अंदर डेबिट की जगह पे लायबिलिटीज लिखा है यानी कि क्रेडिट वाली चीज लिखी है, और क्रेडिट की जगह पे एसेट लिखा है यानी कि डेबिट वाली चीज लिखी है। तो इसलिए ये कोई अकाउंट नहीं होता। अकाउंट में हमेशा डेबिट क्रेडिट होता है, ना कि क्रेडिट डेबिट। क्लियर है? तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट जो होती है वो एक स्टेटमेंट है। किस चीज का? बैलेंस शीट हमारे लिए एक स्टेटमेंट है हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज का। बैलेंस शीट जो होती है वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल कह रहा हूँ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये मैंने थ्योरी में बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, यानी कि कितनी बिजनेस के पास एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। क्लियर है? तो इसलिए बैलेंस शीट को आप अकाउंट नहीं बोलोगे, ये एक स्टेटमेंट होता है। अब इसके अंदर बैलेंस शीट को करने के दो मेथड हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करते तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखने का एक फॉर्मेट है कि एसेट्स कैसे लिखनी है, कौन सी एसेट्स पहले आएंगी कौन सी एसेट्स बाद में आएंगी। ये सारा का सारा फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ता है। अब बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं वो मैं पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन। सर ये अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन का मतलब क्या है? देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है जब किसी का बिजनेस बंद होने जा रहा होता है। जब कोई बिजनेस हम बंद कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं, तो वो बिजनेस जब बैलेंस शीट बनाता है तो उस बैलेंस शीट का वो नाम रखता है लिक्विडेशन। जब बिजनेस बंद होने जा रहा होता है उस वक्त जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वो किसमें आता है, मतलब उसका फॉर्मेट अलग होता है, वो लिक्विडेशन में आता है। क्लियर है? अब सर ये फॉर्मेट है क्या, लिक्विडेशन में ऐसा होता क्या है कि बैलेंस शीट लिक्विडेशन के हिसाब से बनती है? तो बहुत ध्यान से सुनना। आज सबको पता है कि जो हमारी एसेट हैं कितने टाइप्स की हैं? दो टाइप की एसेट होती है, एक होती है करंट एसेट और एक होती है नॉन करंट यानी कि फिक्स एसेट। तो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले हम जब भी हम लिक्विडेशन को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले ऊपर जो सबसे ऊपर एसेट्स आती हैं वो आती हैं करंट एसेट्स। सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं वो करंट एसेट्स लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं कैश, बैंक, डेटर्स, है ना, और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हमारी करंट एसेट्स हैं कुछ। ठीक है, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले लिक्विडेशन के हिसाब से आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप करंट एसेट्स के नाम लिखेंगे। सर ये नाम होंगे कहाँ पे, हम कैसे लिखेंगे? जैसे आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा आपने, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन था, ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम्स गिवन थे उनको आप अलग अलग जगह पे पुट करते थे। सेम बैलेंस शीट भी वहां पे ही आपको अब मिलेगा। जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। करंट एसेट के बाद, सारी करंट एसेट लिखने के बाद हम बीच में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मेट है। आपको बीच में क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती हैं। क्लियर है? पैसा मिलता है हमें इन्वेस्टमेंट से। फिर इन्वेस्टमेंट के पहले आता है सारी करंट एसेट्स, फिर बीच में हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर हम लिखते हैं अपनी सारी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया,
और भी बहुत सारी नॉन करेंट एसेट्स है, जैसे गुडविल हो गया, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, ठीक है ना, ट्रेडमार्क्स हो गया। तो ये सारी की सारी नॉन करेंट एसेट मैंने लिख ली, बस ये फॉर्मेट था एसेट का। अब लायबिलिटीज में अगर हम आए तो लायबिलिटीज का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, यहाँ पे आपने सबसे ऊपर क्या लिखा है, करंट एसेट, तो लायबिलिटीज में भी सबसे ऊपर क्या आने वाला है, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज। अब उसके बाद करंट लायबिलिटीज के बाद हम करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लिखेंगे, जैसे क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटीज क्या होता है, जिसको हम एक साल के अंदर अंदर पैसा वापस कर देते हैं, पैसा चुका देते हैं। तो क्रेडिटर्स हो गया, हमारे बिल्स पेबल हो गए, हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं बच्चों, जो एक साल के अंदर अंदर हम पे बैक कर देते हैं। ऐसे लोन जो 8 महीने के लिए या सिर्फ एक साल के लिए या 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसे लोन जो लिए जाते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। फिर इसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज आती है करंट लायबिलिटीज के बाद। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स। जितनी भी लॉन्ग टर्म चीजें हैं, जितनी भी चीजें लॉन्ग टर्म होंगी, आपने जो लॉन्ग टर्म उधार लिए होंगे, वो सारे के सारे नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं। और लास्ट इसमें क्या आता है, लास्ट आता है इसमें कैपिटल, बस खत्म। तो ये था आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन। कैपिटल सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल क्यों लिखा है। भैया मैंने स्टार्टिंग में ही थ्योरी आपको समझाई थी कि बिजनेस जो होता है वो दो लोगों से उधार लेता है, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लायबिलिटी में तो ये आ गए सारे करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। और इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल, अंदर के बंदे से उधार लेना। अंदर का बंदा कौन है, ऑनर। ऑनर से जब उधार लिया गया उसका नाम क्या रखा गया, कैपिटल, इसलिए कैपिटल लायबिलिटी का पार्ट माना जाता है बिजनेस के लिए, ये भी उधार। तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है। सर हमें एग्जाम में क्या ये लिखा हुआ आएगा कि बैलेंस शीट बनाओ अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन, नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता कि बैलेंस शीट आपको किस फॉर्मेट से बनानी है, कुछ नहीं लिखा हुआ आता, ठीक है। आप किसी भी तरीके से बैलेंस शीट बना रख सकते हो, किसी भी मतलब सिर्फ दो तरीके हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन, ये जो मैंने समझाया, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू परमानेंस। अकॉर्डिंग टू परमानेंस अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, अकॉर्डिंग टू परमानेंस अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो बेटे फॉर्मेट तो ऊपर वाले ही पूरा आएगा, जो ऊपर ये बैलेंस शीट एसेट लिखा है सब कुछ यही आएगा। लायबिलिटीज यहाँ, एसेट है, सब कुछ सेम है। लायबिलिटीज यहाँ पे है, एसेट्स यहाँ पे है। तो चेंज कहाँ है, चेंज है यहाँ नीचे। जैसे यहाँ पे हमने शुरुआत की थी करंट एसेट से, है ना, वो लिक्विडेशन में था। लेकिन परमानेंस में, परमानेंस का मतलब क्या है, परमानेंस का मतलब है रनिंग बिजनेस। जो बिजनेस अभी बंद नहीं हो रहा वो रनिंग है, चल रहा है बिजनेस। तो जब जो बिजनेस चल रहा होता है उस वक्त जो बैलेंस शीट वो बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू परमानेंस होती है। परमानेंस में क्या होता है, जैसे हम लिक्विडेशन में ऊपर करंट एसेट्स को लिखते हैं, वो परमानेंस में सबसे ऊपर लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। सबसे ऊपर कौन सी एसेट्स आ जाती है, नॉन करंट। बस इतना फर्क है परमानेंस और लिक्विडेशन के फॉर्मेट में, बस इतना फर्क है। जो चीज इसमें सबसे पहले की जाती है वो परमानेंस में सबसे एंड में आती है, और जो चीज इसमें एंड में की जाती है परमानेंस में सबसे ऊपर आती है। तो नॉन करंट एसेट आएगा, फिर बीच में आती है इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में जो करंट एसेट इसमें सबसे ऊपर थी इसमें आएगी सबसे नीचे करंट एसेट्स। और यहाँ पे भी सेम होगा, लास्ट में इसमें क्या था, कैपिटल, तो परमानेंस में कैपिटल जो है वो सबसे ऊपर आएगी। फिर बीच में क्या आ जाएगा हमारा, नॉन करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी, करंट लायबिलिटीज। खत्म। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट और भी चीजें मैं समझाता हूँ इसमें। बैलेंस शीट बोला ना मैंने अभी कि बिजनेस में, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज हैं, उन सब का पोजीशन, उन सब की अमाउंट बताने के लिए, वो इसलिए बता। और ये जरूरी है कि इस फॉर्मेट में
हाँ भाई, या तो आप क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, परमानेंस भी नहीं बोलेगा, लिक्विडेशन भी नहीं बोलेगा, लेकिन आपको कोई इन दोनों में से एक फॉर्मेट को तो फॉलो करना पड़ेगा। या तो पहले करंट एसेट वाले फॉर्मेट को फॉलो करो, दोनों इजी, कोई टफ नहीं है इसमें, वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। लेकिन कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि भैया यहाँ पे कैश लिखा है तो उसी के नीचे बिल्डिंग लिख दी है, गलत हो जाएगा फिर। कुछ बच्चे मिक्स कर देते हैं, वो कहते हैं सर हमारे टीचर ने भी यही सिखाया स्कूल में कि कैश के नीचे फर्नीचर भी लिख दो, उसके नीचे बैंक लिख दो, उसके नीचे बिल्डिंग, उसके नीचे डेटर, सब मिक्सअप कर दो। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तरीका यही है। सर फिर हम कैसे करेंगे ये सब, हमें स्पेस कैसे छोड़ेंगे, वो मैं सब सिखा दूंगा, टेंशन ना, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको दो चीजें बता दी, लिक्विडेशन किसको बोलते हैं, परमानेंस किसको बोलते हैं, उसमें फॉर्मेट क्या है, ये बुक के अंदर थ्योरी है, ये मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। प्लस अब आता है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या होता है? तो ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग कुछ नहीं है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, जैसे करंट एसेट लिखा, उसके अंदर ये ग्रुप है, करंट एसेट का ग्रुप। फिर इन्वेस्टमेंट, फिर नॉन करंट एसेट लिखा, फिर ये नॉन करंट एसेट का ग्रुप है। ये ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का मतलब ये है कि जब आप, मतलब ये कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, ये थ्योरी में पूछा जाता है। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ये है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि बैलेंस शीट के अंदर हम सभी के ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे करंट एसेट के ग्रुप बना दिए मैंने, ऊपर ऊपर हेडिंग क्या डाली, ऊपर हेडिंग डाली करंट एसेट्स, और इस हेडिंग के अंदर जितने भी आइटम्स मैंने लिखे वो सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे करंट एसेट्स के। फिर मैंने हेडिंग डाली नॉन करंट एसेट, अब नॉन करंट एसेट के अंदर जितने भी आइटम्स है वो सारे के सारे कौन से हैं, नॉन करंट एसेट। इसे बोलते हैं ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। सर एग्जाम में जब हम लिक्विडेशन मेथड कर रहे होंगे, क्या हमें ऊपर ऐसे लिखना है करंट एसेट? नहीं, आपको ये नहीं लिखना, आपको सीधा यहाँ से शुरू करना है, कैश, बैंक, डेटर, आपको सिर्फ आइटम्स लिखने हैं, हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको ये हेडिंग्स नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ आइटम्स। हेडिंग से आपको कोई मतलब नहीं है। सर फिर आप बता क्यों रहे हो, थ्योरी में आएगा, थ्योरी मैंने क्या कहा है 30 to 35 मार्क्स की आती है, तो उसमें ग्रुपिंग एंड मार्किंग सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? तो हमने ग्रुपिंग एंड मार्किंग सीखा, अब इस पे बुक जरा अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो देखो ग्रुप के अंदर बुक्स, अपनी अपनी बुक्स में देखना, टीएस ग्रेवाल बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट पे अगर आप नजर डालो तो इस फॉर्मेट के अंदर कहीं भी हेडिंग नहीं दे रखी, लेकिन फॉर्मेट फॉलो कर रखा है। देखो करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, सारी करंट एसेट, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ गई बीच में, फिर सारी नॉन करंट एसेट। देख रहे हो, लिक्विडेशन को फॉलो कर रखा है। तो आप कुछ भी मिक्सअप नहीं कर सकते, आपको कोई एक मेथड फॉलो करना ही पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। देखो साफ साफ बोला है कि ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग होता क्या है, कह रहे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम एक सर्टेन ऑर्डर में बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। सर्टेन ऑर्डर जैसे लाइक मैंने पहले करंट लायबिलिटीज को लिखा, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज को लिखा, ये सर्टेन ऑर्डर है, देयरफॉर दे शुड बी अरेंज इन अ सर्टेन ग्रुप्स। फिर उनको मैंने एक ग्रुप में लिखा, करंट एसेट का अलग ग्रुप था, करंट लायबिलिटी का अलग ग्रुप था, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। अब इसमें से ग्रुपिंग क्या है, मार्शलिंग क्या है? ग्रुपिंग देखो, कह रहे हैं कि भैया जब आप एक कॉमन हेड बनाते हो, जैसे मैंने करंट हेड, करंट एसेट्स बनाया, वो हेडिंग था, उसके अंदर मैंने जितने आइटम्स को लिखा उसको बोलते हैं ग्रुपिंग। मार्शलिंग क्या है? मार्शलिंग का मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस बना दिया। सीक्वेंस कैसे बनाया मैंने? सबसे पहले करंट एसेट्स को लिखा, बीच में इन्वेस्टमेंट को लिखा, लास्ट में नॉन करंट एसेट्स को लिखा। वो मेरे लिए क्या है, एक मार्शलिंग। जैसे करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट, ये वाला जो फॉर्मेट है, सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं मार्शलिंग। और इनके अंदर जो हमने ये चीजें रखी हैं आइटम्स, इनको बोलते हैं ग्रुपिंग। क्लियर है? तो ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग के बाद, उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी एंड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू परमानेंस। ये मैंने दोनों आपको समझा दिए, ठीक है ना। देखो सारी करंट एसेट्स, ये सब कुछ क्लियर है, तो आप ये पढ़ लेना, ये हो जाएगा क्लियर। अब जरा बैलेंस शीट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें सिर्फ इतना ही था, इसके सीधा क्वेश्चंस करते हैं। कुछ चीजें हैं जो प्लीज आप पढ़िएगा, ये हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हाँ, अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, वो भी कंप्लीट क्वेश्चन। कंप्लीट मतलब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसके अंदर हम आज बैलेंस शीट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बनाएंगे,
क्लियर है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं। देखो, ये जो हमारी कैपिटल होती है ना, ऑनर का जो पैसा होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस जो है वो ऑनर को देता है। ऑनर को बिजनेस में हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ऑनर को जो भी पैसा मिलेगा वो ऑनर की कैपिटल को बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है, किसको देता है? ऑनर को। तो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है। कैपिटल के अंदर हम और क्या क्या ऐड करते हैं? एडिशनल कैपिटल। भैया अगर आप और पैसा लगाते हो तो आपको एडिशनल कैपिटल भी ऐड करना होता है। और क्या ऐड हो सकता है? हम ऐड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता था और वहां पे हम लिखते थे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट जो होता है वो ऑनर अपनी जेब में रखता है। ऑनर मतलब कैपिटल, तो कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को। क्लियर है? अब बात करते हैं लेस क्या क्या हो सकता है कैपिटल में से। तो भैया देखो, लेस होती हैं ड्राइंग्स। अपने पर्सनल यूज के लिए अगर आप कोई भी पैसा निकालते हो, गुड्स का यूज करते हो, तो वो कैपिटल को लेस करती है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से ही सीखा है। ठीक है ना? तो ड्राइंग्स लेस हो गई, तो साथ साथ क्या लेस होगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी। और क्या क्या लेस होगा यहाँ पे? लास्ट नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट ऐड हो सकता है तो नेट लॉस क्या होता है? माइनस। ये सब टोटल करके हम यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं। तो कैपिटल में ये सारी चीजें आती हैं एट द लास्ट। ये सारी चीजें कहाँ पे गिवन होंगी? ये गिवन होंगी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब जरा मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये तीनों अकाउंट, दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लिया, बैलेंस शीट का, ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है? पर्टिकुलर्स अमाउंट ये लिख लेंगे हम बाद में। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन है उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 22, टी.एस. ग्रेवाल कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। बैलेंस शीट भी बनानी है हमें। ठीक है? अब सबसे पहले आप पढ़िए, आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस का मतलब होता है ये डेबिट साइड वाले होते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमें ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली जो आइटम्स है ये सारी डेबिट साइड में ही जानी है। तो बच्चों से यहाँ पे गलती नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे थोड़े से सनकी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस ना लिखा हो तो कभी कभार वो भूल जाते हैं कि वेजेस डेबिट में आना चाहिए या क्रेडिट में, तो वो गलती कर देते हैं। तो ये याद रखना, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड वाले। और ये इन चीजों की नॉलेज आपको ये बिना लिखे भी होनी चाहिए कि वेजेस है तो वो लॉस है या प्रॉफिट, लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। ठीक है ना? ये याद रखना। चलो सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस में, अच्छा एक बात और याद रखें, डेबिट बैलेंसेस में सारी एसेट्स भी होती हैं। एसेट जब भी इंक्रीज होती है वो हमेशा क्या होती है? डेबिट। तो आपको जितनी भी एसेट्स दे रखी होंगी वो सारी की सारी डेबिट बैलेंस में ही दे रखी होंगी। और लायबिलिटीज क्या होती हैं? क्रेडिट। जब वो बढ़ती हैं तो जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो आपको क्रेडिट बैलेंस में दे रखी होंगी। कभी ऐसा मत सोचना कि ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अंदर सिर्फ इनकम और एक्सपेंस ही आता है। ठीक है? इन डेबिट और बैलेंस के, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अंदर हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज भी आता है, ये हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले उसने हमें दिया है सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ पे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैं सिखा रहा हूं आपको अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब मैं सबसे पहले करंट एसेट्स को फॉलो करूंगा, पहले करंट एसेट्स लिखूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों यहाँ से, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये। देखो बैलेंस शीट में एसेट्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो सबसे ऊपर आनी चाहिए। दो चीजें वो क्या है? यहाँ पे जो आपको स्टार्टिंग में दो लाइनें छोड़नी ही छोड़नी है, वो किसके लिए आपको छोड़नी है? एक छोड़नी है कैश इन हैंड यानी कैश के लिए, और एक छोड़नी है बैंक के लिए। यानी एसेट्स में जो सबसे ऊपर एसेट्स आती हैं वो कैश और बैंक आता है। ये मैंने बता दिया, इसकी आदत हो जाएगी। तो हम हमेशा स्टार्टिंग की दो लाइनें छोड़ के क्वेश्चन करेंगे। डेटर्स, डेटर्स क्या है? करंट एसेट्स, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले दो लाइनें छोड़ के डेटर्स। सर अगर क्वेश्चन के अंदर कैश और बैंक गिवन ही नहीं है, ऐसा होगा नहीं कभी भी। क्वेश्चन में मान लो कैश और बैंक में से कैश गिवन है, तुमने बैंक की लाइन छोड़ी है, अब ये गलत नहीं होगा। लाइन छूट जाना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट को ऊपर नीचे करना गलत हो जाएगा।
डेटर्स, क्वेश्चन के अंदर जो हमें डेटर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 15,000 रुपए के। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 15,000 रुपए, 2 लाइनें छोड़ के स्टार्टिंग की। अब डेटर्स के बाद अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर, उसमें लिखा है स्टॉक। स्टॉक की डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2019, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन से अकाउंट की आइटम है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का जो मुझे अमाउंट गिवन है वो है 50,000 रुपीज। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा एक फिक्स एसेट आ गई, एकदम से फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग। अब बच्चे कह रहे सर फिक्स एसेट्स आप फॉलो कर रहे हो किसको? लिक्विडेशन को। तो आपने तो सारी ऊपर करंट एसेट्स लिखी हैं, अब आप फिक्स एसेट्स को कैसे शो करोगे, कितना स्पेस छोड़ोगे? भैया सीधी सी बात, हमेशा यहां से ना 8 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के अंदर 7-8 ही करंट एसेट्स होती हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे आप 7-8 लाइनें छोड़ देना, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लिखने का मतलब ये हो गया कि इतने स्पेस में सिर्फ मेरी करंट एसेट्स आएंगी और उसके नीचे सारी मेरी फिक्स एसेट्स आएंगी। कुछ बच्चे यहाँ पे फिर डर गए, सर मान लो हमारी करंट एसेट्स है 8 से ज्यादा हो जाती है, 9 हो जाती है, फिर क्या करेंगे हम? बेटा फिर तो कोई चारा नहीं है, फिर आपको क्या करना है, उसको फिक्स एसेट में ही लिख देना है। एक आध एसेट आप अंदर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सबको मिक्स कर दिया। स्पेस खत्म हो गया तो करंट एसेट फिक्स एसेट में इंक्लूड हो सकता है, वो एग्जामिनर की नजर नहीं पड़ती है उसको, ठीक है। तो आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन कब? जब मजबूरी हो। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 8-9 बहुत ज्यादा करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग मैंने लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो दे रखा है ₹1,00,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ₹1,00,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद बात करता है वो किसकी? देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड हमें दे रखा है कितने, 1 मिनट, हाँ, कैश इन हैंड जो है वो हमें दे रखा है 16,000 का, और कैश एट बैंक जो है वो 40,000 का। मैंने क्या कहा था? कैश और बैंक ये दोनों ही हमारे लिए करंट एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट में सबसे ऊपर यही दो चीजें आती हैं। तो जैसे कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कुछ बच्चे सर हमेशा ऊपर कैश एट बैंक ही आएगा, नहीं, आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कभी ऊपर कैश आ सकता है, कभी नीचे बैंक आ सकता है, ठीक है। तो कैश एट बैंक जो है वो 40,000 है, और कैश इन हैंड जो है वो 16,000 है। ये 2 लाइनें मेरी भर गई। अब उसके बाद कह रहा है वेजेस। बेटा वेजेस मैंने आप सबको सिखाया था, वेजेस हमारे लिए एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन सबसे ऊपर फॉर्मेट क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है परचेजेस, परचेजेस में से क्या माइनस होता है? रिटर्न। तो 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद यहाँ पे लिख लेना टू वेजेस, ठीक है ना। ऊपर से 2-3 लाइनें छोड़ लेना, ओपनिंग स्टॉक की 1 लाइन छोड़ लेना, परचेजेस में रिटर्न, मतलब 3-4 लाइनें छोड़ के फिर लिखना वेजेस। ऐसा अगर कभी हो जाए, लाइक आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको ना ओपनिंग स्टॉक मिला अभी, ना आपको परचेजेस मिला, लेकिन आपको वेजेस पहले मिल गया, तो बच्चे कहते हैं सर वेजेस तो मिल गया, अब हम लिखे कैसे? तो ऊपर से हमेशा 3-4 लाइनें छोड़ देना, 4 लाइनें छोड़ देना, फिर लिखना वेजेस। क्लियर है? तो वेजेस आपको दे रखा है 30,000 रुपए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30,000। अच्छा ये लाइंस जो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आपने 1-2 क्वेश्चन किए, ये लाइंस छोड़ने का जो तरीका है, जब तक आप 10-15 क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक आपको लाइंस छोड़ने का आइडिया नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर की, क्योंकि ये जो आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और वो आएगा अकेला 12 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन ही 12 मार्क्स का होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करें। 100% हाँ, और इसमें बोले बैलेंस शीट कभी भी नहीं बोले, कभी भी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 20,000, तो आप सबको पता होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एक करंट एसेट होता है, क्योंकि बिल रिसीवेबल का पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है, 3 महीने 4 महीने में मिल जाता है। तो करंट एसेट हम कहाँ लिख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो बिल्स रिसीव, बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट हमें दे रखा है कितना? 20,000। चलिए करंट एसेट थी, मैंने लिख दिया। बिल रिसीवेबल के बाद दे रखा है इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है 2,000। अब हमें ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ये आप अलाउ कर रहे हो, मतलब किसी को दे रहे हो, या इंटरेस्ट किसी से ले रहे हो, ये नहीं बताया। भैया जब भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा ना, पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये नहीं बताया होगा कि इंटरेस्ट हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो हमेशा ये मानेंगे कि इंटरेस्ट हम हमेशा दे रहे हैं, डेबिट, ठीक है।
बेटा ठीक है, तो हाँ हम कहा थे इंटरेस्ट। तो मैंने क्या कहा, अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन हो कि इंटरेस्ट जो है वो अलाउड है या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो हमेशा अलाउड मानना है। हमेशा क्या मानना है? अलाउड। अलाउड का मतलब हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा कौन से बैलेंस में जाता है? डेबिट बैलेंस में। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है डेबिट बैलेंस, तो इंटरेस्ट क्या है? ये डेबिट मतलब अलाउ, हम दे रहे हैं इंटरेस्ट। डेबिट में सारे के सारे खर्चे आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर डेबिट में आया है तो इसका मतलब ये है हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और इंटरेस्ट अब आपको ये पहचानना है कि ये फैक्ट्री का खर्चा है या फिर ये ऑफिस का खर्चा है। तो ऑफिस में ये इंटरेस्ट वगैरह की चीजें होती हैं, पेपर वर्क जो होता है, अकाउंट्स वगैरह जो मैनेज किए जाते हैं वो ऑफिस में किए जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट लेना देना ये सब ऑफिस वर्क मतलब ऑफिस में होता है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये फैक्ट्री का कोई खर्चा नहीं है, रॉ मटेरियल पे इंटरेस्ट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर की प्लीज एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखने के लिए, यहां से लिखना टू इंटरेस्ट। तो टू इंटरेस्ट में अमाउंट जाएगा कितना? 2000 रुपए हमें गिवन है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट के बाद हमें दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जब हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देते। तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंस हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल पे बैड डेट नहीं काउंट करते, रॉ मटेरियल नहीं होता हमारा कोई बैड डेट। हाँ, वो वहां पे बिकता थोड़ी ना है, बिकता तो हमारा ऑफिस में, तो डेटर कहाँ बनते हैं? ऑफिस में। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैड डेट्स। किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कर लेना। तो बैड डेट्स हमारा हुआ है 5000 रुपए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे पुट कर दिया। बैड डेट्स के बाद लिखा हुआ है उन्होंने रिपेयर्स, क्वेश्चन के अंदर ही है रिपेयर्स। रिपेयर्स मतलब रिपेयर्स होता है हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टू रिपेयर्स। और रिपेयर का अमाउंट हमें दे रखा है कितना? 3000 रुपए। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर जो है भैया, ना तो वो कोई खर्चा तो है नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, अब आप ये बोलोगे सर कि रिपेयर तो हम मशीनरी करते हैं। अब सुनो मेरी बात, जब हमारी फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, है ना, फैक्ट्री के अंदर हमारे पेपर वर्क नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जहाँ पे हमारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हमारा अकाउंटेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कभी भी फैक्ट्री में नहीं बैठता। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ बैठता है? हमारे ऑफिस में। तो रिपेयर जब रिकॉर्ड किया जाएगा, रिपेयर की जब एंट्री की जाएगी, तो वो ऑफिस के थ्रू की जाएगी, ना कि फैक्ट्री के थ्रू की जाएगी। फैक्ट्री में तो खराब हुआ। देखो, पहली बात तो ये कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑफिस में, तो ये रिपेयर्स हम ऑफिस में लिखते हैं। लेकिन कभी कभार जब हमारे दो चीजें होती हैं, एक होता है मेजर रिपेयरिंग, एक होता है नॉर्मल रिपेयर। दो चीजें होती हैं, ये 12th में आप सीखोगे। मेजर रिपेयरिंग जो होता है ना, वो फैक्ट्री का खर्चा माना जाता है, क्योंकि मेजर रिपेयरिंग हम मानते हैं कि हमारी किसी एसेट में फॉल्ट आ गया, मशीनरी में फॉल्ट आ गया, कोई मशीनरी का पार्ट खराब हो गया, वो हमने चेंज किया। लेकिन ये जो छोटी मोटी रिपेयरिंग होती है, उसको हम कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या रिपेयर होगा? सोचो ना, आप खुद सोचो। डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? जो हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च हो रहे हैं। क्या रिपेयरिंग हमारा रॉ मटेरियल पे खर्च हो रहा है? पर सर आपने बताया था कि जो खर्चे जहाँ पे होते हैं वो उसको उसी अकाउंट में करते हैं रिकॉर्ड। जैसे कि अगर फैक्ट्री में खर्चे हो रहे हैं तो फिर वो फैक्ट्री ही मतलब ट्रेडिंग में ही होंगे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। फैक्ट्री के खर्चे मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वो फैक्ट्री में आता है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट जो खर्चा हो रहा है, वो एक्चुअल में हो रहा है किसके ऊपर? रॉ मटेरियल के ऊपर। रॉ मटेरियल कभी भी आपके ऑफिस में नहीं आता, वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्री में होता है। तो यहाँ पे मेरे जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैं बोलता हूँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, जो रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च हो रहे हैं। अब अगर आपकी कोई मशीन खराब हो गई, मान लो आपकी मशीन खराब हो गई, क्या उस पे जो रिपेयरिंग लगेगा, क्या वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है? सोच के देखो। मैं एक मशीन चला रहा था, उसमें फॉल्ट आ गया, उसमें 20,000 का फॉल्ट आ गया, तो क्या मेरा रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा? वो 1 लाख का मैंने खरीदा था, क्या वो मेरा खर्चा 1,20,000 का माना जाएगा परचेजेस? तो रॉ मटेरियल के ऊपर जो पैसा खर्च होगा, उसको लाने में जो पैसा खर्च हो रहा है मेरा, लाने में, हाँ उसको लाने में और फिनिश गुड्स तक पहुंचाने में जो खर्चा हो रहा है, वो सारा डायरेक्ट है, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल पे। ऐसे तो एक बात बताओ मुझे, मशीनरी कहाँ पे रखी होती है?
फैक्ट्री पे ना, लेकिन शो कहाँ करते हैं उसको, एसेट्स में। तुम ये भी कह सकते हो सर उसे ट्रेडिंग में शो कर दो। ट्रेडिंग में इसलिए शो नहीं करते क्योंकि मशीनरी का उस रॉ मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है भैया। रॉ मटेरियल जब हम खरीद रहे हैं, उसको ऑफिस तक ला रहे हैं, सॉरी फैक्ट्री तक ला रहे हैं, उस वक्त जो उस रॉ मटेरियल पे खर्चे हो रहे हैं वो सारे ट्रेडिंग में आते हैं और वो सारे डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर टूट फूट हो रही है, छोटी मोटी रिपेयरिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, तो वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जो खर्चा रॉ मटेरियल के ऊपर नहीं हो रहा, वो सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके बाद और कोई ट्विस्ट और कोई भी ट्विस्ट क्लियर है। तो यहाँ पे रिपेयर्स हमने लिख दिया और मैंने वजह बता दी। अब इसके बाद रिपेयर्स के बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो हमारी एसेट होता है, फर्नीचर हमारी एसेट है। तो कौन सी एसेट है बच्चों, फिक्स। तो मैंने फिक्स के लिए यहाँ पे स्पेस बना दिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमारी एक फिक्स एसेट है और उसका अमाउंट दे रखा है 15,000 रुपीज। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन तो मैंने जर्नल में ही सिखा दिया था आपको कि बेटा डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक लॉस होता है, एक्सपेंस। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन किसका पार्ट बनेगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि डेप्रीसिएशन रॉ मटेरियल पे नहीं लगता, मशीनरी पे लगता है। तो डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है ₹10,000। तो रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है तो डायरेक्ट नहीं माना जाएगा, इनडायरेक्ट माना जाएगा। क्लियर है। डेप्रिसिएशन के बाद क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, हाँ मशीनरी का खर्चा नहीं, कैसे मशीनरी का खर्चा है, वो मशीनरी की वैल्यू थोड़ा ना बढ़ा रहा है, उल्टा कम कर रहा है। ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया 10,000 रुपए। अब डेप्रिसिएशन के बाद क्वेश्चन के अंदर दे रखा है रेंट। क्वेश्चन में रेंट दे रखा है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये रेंट आप हमें बताओ, क्या पता है रेंट फैक्ट्री का हो, क्या पता है रेंट ऑफिस का हो। फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग का होगा। अगर साफ साफ उसके आगे लिख दिया कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट अगर लिखा हुआ आ गया तो वो ट्रेडिंग का ही माना जाएगा। रॉ मटेरियल